नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है MPCS। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम PCS परीक्षाओं के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। या तो वो टॉपिक हमारे जनसत्ता न्यूज़पेपर में आया हो, आर्टिकल के तौर पर, संपादकीय के अंतर्गत, या फिर दैनिक जागरण के अंतर्गत आया गया हो। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अमेरिका और चीन का व्यापार संघर्ष। ये हमारा टॉपिक GS पेपर 3 के अंतर्गत समाहित होता है। राइटर ने इसने में बताया है कि क्यों अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संघर्ष फिर से सुर्खियों में है, चीन की क्या आर्थिक नीतियां हैं, क्या वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को चीन की अर्थव्यवस्था से, चीन की नीतियों से खतरा है। उसी को हमने पॉइंट निकालकर डिस्कस करने के लिए आप लोगों के समक्ष रखा है। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी वस्तुओं पर कर की दर काफ़ी बढ़ा दी है। ठीक है, चीनी वस्तुओं पर कर की दर काफ़ी बढ़ा दी है, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर बढ़ा दी है। लेकिन महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाला तथ्य यहाँ ये है कि जो बिजली चलित वाहन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, उन पे जो पहले से 25% टैक्स था अमेरिका के अंतर्गत, अगर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पे जो 25% टैक्स था उसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टैक्स में वृद्धि की गई है। तो इसी कारण दोनों देशों में व्यापार युद्ध प्रारंभ हो गया है। चीन ने भी अब अमेरिकी वस्तुओं पर टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया है। अब अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका का आरोप है कि हमें ये निर्णय लेना पड़ा क्योंकि चीन की गलत वैश्विक नीतियां हैं और चीन अपनी घरेलू आर्थिक समस्याओं को पूरे विश्व तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह ऐसा अमेरिका का दावा है। ठीक है, अगर यहाँ हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो राइटर ने बताया कि 2022 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 367 अरब डॉलर का था। ठीक है, जब ये जो डेटा था वो सार्वजनिक हुआ तो वहाँ इस बात पर बहस तेज हो गई कि क्या अमेरिका चीन पर निर्भर है, कि इतना ज़्यादा व्यापार घाटा है, इतना ज़्यादा आयात हम चीन से कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ उसको नियंत्रित करने की काफ़ी कोशिश की गई और 2023 में नियंत्रण के बावजूद भी वो व्यापार घाटा हालांकि कम हुआ, लेकिन फिर भी वो 279 अरब डॉलर जैसे विशाल स्थिति में बना रहा। ठीक है, अब देखिए, राइटर ये कह रहे हैं कि जो चीन है ना, वो केवल अमेरिका के लिए खतरा नहीं है बल्कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी खतरा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है चीन का आर्थिक ढांचा। चीन का आर्थिक ढांचा क्या है कि वो निर्यात पर निर्भर है। अधिकतर वह क्या है? निर्यात पर निर्भर है। और उसी निर्यात में वृद्धि के लिए सभी कारखानों की 100% क्षमता के साथ उत्पादन का लक्ष्य चीन ने रखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो हम देखेंगे कि चीन में जो घरेलू मोर्चों पर उपभोग है ना, उपभोग क्षमता, वो GDP की तुलना में विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ सबसे कम है। अर्थात जो चीन अभी हमने देखा कि कारखानों में 100% क्षमता के साथ उत्पादन का लक्ष्य बनाए हुए है, उस उत्पादन से जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी मांग स्वयं चीन में कम है। अगर चीन में मांग कम है तो चीन का प्रभाव ये रहता है कि विश्व के अन्य देशों में उन उत्पादित वस्तुओं को खपाया जाए और उसके लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए
चीन क्या है कि कम दरों पर निर्यात करता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे उत्पादन करता है तो कम दरों पे निर्यात करता है। तो जब अन्य देश के बाजार में वह चीन का सामान पहुंचता है तो जो वहाँ का जो घरेलू सामान है वो प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं रहता, चीनी सामान से वो प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं रहता, जिससे कि वहाँ का जो घरेलू बाजार है, घरेलू उद्योग हैं, है ना, वो ठप पड़ जाते हैं और चीन के सस्ते सामान के सामने टिक नहीं पाते। और इससे क्या होता है कि वह देश चीन के साथ व्यापार घाटे की स्थिति में चले जाते हैं। अगर फिर से आंकड़ों की पर नज़र डालें तो राइटर बता रहे हैं कि चीन विश्व के 173 देशों के साथ व्यापार मुनाफे की स्थिति में है, जबकि 173 के सापेक्ष मात्र 50 देश ऐसे हैं जिनके साथ उसका व्यापार घाटा है। और किन देशों के साथ उसका व्यापार घाटा है? जिन देशों से वो कच्चे तेल का आयात करता है, जो कच्चे तेल उत्पादक हैं मिडिल ईस्ट के, है ना, मध्य पूर्व के, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश, इराक, है ना, या फिर वह अपने उत्पादन के लिए जिन देशों से कच्चा माल का आयात करता है उन देशों के साथ उसका व्यापार घाटा है। इन देशों में जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं और मंगोलिया। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें आंकड़ों के साथ ही 2022 के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो चीन का जो कुल व्यापार लाभ है, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, वो कितना था 2022 में? 890 अरब अमेरिकी डॉलर, है ना। और भारत की अगर हम बात करें, लाभ की नहीं, व्यापार लाभ की नहीं, भारत की अगर हम बात करें विदेशी व्यापार की, जिसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल है, वो कितना हुआ? 964 अरब डॉलर, है ना। तो आप सोचिए चीन का जो निर्यात हो रहा होगा वो कितना ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। चलिए, अब राइटर ये कह रहे हैं कि जो चीन की आर्थिक नीतियां हैं ना, उनमें वैश्विक स्तर पर कोई भी समानता नहीं है, ना ही कोई एक रूपता। चीन का ध्यान इस चीज़ पर केंद्रित है जो कि चीन की जो जनता है उसके पास कम से कम वित्तीय तरलता रहे। इस वित्तीय तरलता के कम होने से क्या होगा कि लोगों की जो मांग है ना, जो चीन में उत्पादन हो रहा है उसके लिए जो लोगों की मांग है वो कम रहेगी, और अगर मांग कम रहेगी घरेलू बाजार में तो निर्यात के लिए अत्यधिक जो हमारा उत्पाद है वो उपलब्ध होगा। ठीक है, कोरोना के समय में भी अगर हम बात करें तो विश्व के अधिकांश देशों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी ताकि खरीदारी में रुचि रहे, ताकि उत्पादन क्षमता बनी रहे, कि बैंक दर कम कर दी ताकि लोगों को ब्याज आसानी से मिले, और वित्तीय ऋण को बढ़ाया ताकि अधिक से अधिक लोगों को ऋण दिया जा सके। इससे क्या किया? इसके पीछे मंशा ये थी कि प्रति व्यक्ति उपभोग क्षमता को बनाए रखा जा सके, है ना, ताकि लोग खरीदारी कर सकें, ताकि उद्योग धंधे नकारात्मक रूप में प्रभावित ना हों। लेकिन चीन ने इसके विपरीत कार्य किया। ठीक है, ताकि चीन में उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात के लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है, वर्तमान में जो चीन की स्थिति है ना, वहाँ अगर हम देखें तो ज़मीन जायदाद कारोबार नकारात्मक दौर में गुजर रहा है, अधिकांश भवन निर्माण परियोजनाएं बंद हो गई हैं, वित्तीय संस्थान दिवालिया घोषित हो रहे हैं, प्रति व्यक्ति उपभोग क्षमता में वृद्धि भी ना के बराबर वृद्धि देखी जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को से चीन क्या है? चिंतित है। अब चीन चिंतित है तो उसने अपनी समस्या के समाधान के लिए मुख्यतः निर्यात पर फोकस किया हुआ है, और निर्यात के लिए उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि घरेलू उपभोग को कम से कम किया जाए। इसके लिए उसकी कोशिश है कि घरेलू बाजार में वित्तीय तरलता कम रहे, जिससे लोगों की मांग कम हो, जिससे लोगों की जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी खपत कम हो घरेलू बाजार में, ताकि अधिक से अधिक उत्पादित वस्तुएं कहाँ हो? निर्यात के लिए उपलब्ध हो सकें। ठीक है, अब देखिए चीन ने जो अपनी उत्पादन रणनीति है तो उस विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को तेजी से अपनाया है। इसमें बिजली चलित वाहनों, सौर ऊर्जा संयंत्रों इत्यादि के निर्माण पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी जलवायु से संबंधित समझौते आजकल वैश्विक तौर पर देखे जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जिस मुखरता के साथ उठाया जा रहा है, जिस तेजी से जो जलवायु और पर्यावरणविद हैं, है ना, उनकी मुखरता सामने आ रही है,
उस रणनीति की उसको ध्यान में रखते हुए चीन ने अपने विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तन किया है और जलवायु के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया है। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो चीन की मोबाइल उत्पादक कंपनियां थी ना, वो भी बिजली चलित वाहनों के निर्माण में उतर रही हैं। ठीक है, तो देखिए अब चीन निर्यात करता है और बाकी निर्यात में और देशों के निर्यात में और चीन के निर्यात में क्या अंतर है कि देखिए चीन में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सस्ता श्रम है, मशीनीकरण बहुत अच्छा है ना, और वृहद स्तर पर कच्चे माल का आयात करता है। अगर मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, वो कोई 100 टन मंगा रहा है किसी चीज़ का कच्चा माल, तो उसको मान लीजिए जो निर्यातक है वो कुछ अमाउंट लेता है उससे, है ना, और एक ऐसा है जो 1000 टन मंगा रहा है तो उसको और कम दाम लगाएगा, है ना। तो इससे क्या है कि चीन की जो आयात की प्रति यूनिट इकाई है वो घट जाती है। उस इकाई के घटने से चीन वृहद स्तर पर उत्पादन करता है और उसके बाद कम मूल्य पर ही उन्हें निर्यात करता है। तो इसके चलते क्या हुआ है कि चीन की जो आर्थिक नीतियों के चलते है ना, विश्व के अधिकांश देश आशंकित हैं। क्यों? देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर स्वयं के आधारभूत ढांचे में भी व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है और उनका ये लक्ष्य है कि वो घरेलू मांग को स्वयं पूरा करें। लेकिन चीन की जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो आर्थिक रणनीति रही है, उसको देखते हुए चीन उन्हें बाधा के रूप में नजर आ रहा है। ठीक है, वर्तमान में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैश्वीकरण का दौर है और मुक्त व्यापार क्षेत्र की संकल्पना देखी जा रही है, तो इसका लाभ चीन को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि चीन जोरदार आपूर्ति करता है ना। तो चीन आपूर्ति क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जहां 173 देशों के साथ वो व्यापार लाभ की स्थिति में है, वहीं विश्व के अन्य देशों से लगभग 50 देशों से वो बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात कर, भले ही वहाँ वो व्यापार घाटे की स्थिति में हो, लेकिन वृहद मात्रा में कच्चे माल का आयात कर जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उनका निर्यात करता है, जिससे वो विश्व के 173 देशों में क्या करता है, व्यापार मुनाफे की स्थिति में रहता है। वहीं उसकी एक कोशिश ये भी रही है कि वो घरेलू मांग को कम करे, है ना, ताकि निर्यात के लिए अधिक से अधिक विनिर्मित वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। तो ये थी चीन की आर्थिक नीति, है ना, जो कि क्यों सुर्खियों में आई है? क्योंकि चीन और अमेरिका के साथ क्या हुआ है, इन दोनों का आपस में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं तक। आप लोगों को ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी लग रही है हमें ज़रूर से बताइएगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।